Hello guys, welcome all of you to lecture number 9 of chapter 7 alternate current। और आज ये लास्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आए जिनको हमने बहुत सहज खत्म किया है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कर डीपली उनको स्टडी किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दो बेहतरीन टॉपिक इस चैप्टर के सीरीज एलसीआर सर्किट और ट्रांसफॉर्मर, जिसे हमने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म किया। गाइस आपके मार्क्स नहीं कट सकते इन दो टॉपिक्स में अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन से वीडियोस को बार बार देखा होगा। मतलब एक बार कंसंट्रेशन से देखा होगा और फिर प्रैक्टिस की होगी इसे लर्न करने के लिए और क्वेश्चंस किए होंगे, तो इस संडे को फिर टेस्ट में ये चीजें इन्वॉल्व होंगी और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोबारा से। तो बिल्कुल आपको अब ये चीजें क्लियर है और इस चैप्टर की लास्ट बात पे मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q²/C। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है हाफ LI स्क्वायर। अगर मैं एक सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर को जोड़ूं वो LC सर्किट कहलाएगी। अगर L, C और R लगाए गए हैं तो LCR है, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाए गए हैं तो वो LCR सर्किट है। और अगर L और C लगाए गए हैं तो वो LC है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाए गए तो वो CR सर्किट है, अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगाए गए तो LR है। जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उस पर हम बात कर सकते हैं इस तरह से। और टॉपिक का इसलिए नाम आपको क्या है, मैं एक LC सर्किट की बात करना चाहता हूं और उस सर्किट के अंदर एनर्जी के ऑसिलेशंस होने वाले हैं और इसीलिए टॉपिक का नाम है LC ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो ऑसिलेशन चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हम वहां पर एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक वेव की लेकर आते थे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑसिलेशंस होंगे, लेकिन किसके? एनर्जी के ऑसिलेशन होंगे। किस तरह से होंगे? L यहाँ इंडक्टर है, C यहाँ कैपेसिटर के लिए है। मतलब पहले आपके पास एक सर्किट होनी चाहिए, ऐसी सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर हो। भाई पहले आप एक कैपेसिटर को कंसीडर करिए। पहली बात, ये कैपेसिटर है मेरे पास, इसका कैपेसिटेंस कुछ C है, इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव और इसकी दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया होगा। मैं इसे मैग्नीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ये पूरी तरह से चार्ज है। और इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कितना है? Q0 में। प्लस का माइनस का चार्ज कितना है? Q0। फुली चार्ज है ये कैपेसिटर इस तरह से। तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, फुली चार्ज है ये कैपेसिटर, पूरी तरह से चार्ज कर दिया गया है। और इस फुली चार्ज कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हो गई है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द form of electric field lines between plates। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में इस वक्त एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर के पास। कितनी एनर्जी इसके पास स्टोर्ड होगी भाई? अगर Q इसका चार्ज है तो हम हाफ Q² क्या लिख सकते हैं? C। तो मैं हाफ Q²/C फॉर्मूला लिख सकता हूं, या Q²/V, एक ही बात है, 1 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। भाई इस वक्त U इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है और कितनी एनर्जी है? Q0 चार्ज है, Q0²/C। इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर के पास इस वक्त स्टोर्ड है। एक LC सर्किट बनानी है तो एक इंडक्टर भी होना चाहिए। ये एक इंडक्टर है मेरे पास जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, और ये भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। लेकिन अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि मैंने इसे सर्किट में नहीं लगाया है, कोई सर्किट में करंट नहीं है और इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए LC ऑसिलेशंस को समझने के लिए कि कंसीडर अ fully charged capacitor, consider a fully charged capacitor of capacitance
ऑफ कैपेसिटेंस C of capacitance C with initial energy UE is equal to Q नॉट का स्क्वायर बाय क्या कर दिया जाए C, इतनी एनर्जी इसके पास में। सेकंड पॉइंट पर आइए, सेकंड पॉइंट पर आप आएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे लिखिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके सामने से लिखिएगा। अब इसके बाद और डायग्राम बनेंगे, और डायग्राम्स की बात करूंगा मैं आपके सामने कि हमारे पास एक कैपेसिटर था इस तरह से, और इस कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया गया, सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी इस वक्त, और कैपेसिटर के पास एनर्जी थी, और इस कैपेसिटर को अब आपने क्या किया, एक इंडक्टर के अक्रॉस इसे कनेक्ट किया गया, एक इंडक्टर के अक्रॉस इसे कनेक्ट किया, तो ये एक इजी पाथ ऑफर करेगा और करंट सर्किट में फ्लो करना चाहेगा भाई। तो यहाँ जब आपने इसको कनेक्ट किया है तो भाई इसकी प्लेट पर मैं चार्ज डिनोट कर रहा था, मैं थोड़ा कम चार्ज दिखा रहा हूँ। अब ये कैपेसिटर C है और ये इंडक्टर L था इस तरह से, तो ये एक इंडक्टर L था और ये कैपेसिटर C है। तो जब आपने इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है, सर्किट को आपने क्लोज किया है, तो क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना चाहेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, और डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक I करंट फ्लो होने लगेगा। जब एक I करंट फ्लो होने लगेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ एक तरफ इसने नॉर्थ बनाया और एक तरफ इसने साउथ बना दिया है, तो ऐसे में एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ अगर साउथ है तो इस तरह से इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी। मैं एक एरो से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं एक एरो से डिनोट कर रहा हूँ कि इस तरह से इसने अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी, मतलब इसके अंदर भी कुछ एनर्जी है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर भी कुछ एनर्जी रही होगी इस केस में। तो सेकंड केस में मैंने क्या लिखा, when the capacitor is allowed, when the capacitor is allowed to discharge, when the capacitor is allowed to discharge allowed to discharge through an inductor, current grow in the circuit, सर्किट में करंट इंक्रीज होना चाहेगा। ये इंडक्टर जो था, द इंडक्टर इंड्यूसेस एन ईएमएफ, the inductor induces an EMF to oppose the change in current, और ऐसा होगा भाई इस तरह से कि जब आपने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का मौका दिया तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा सर्किट में इस तरह से, और ये जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो डिस्चार्ज होगा तो सर्किट में करंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो अब कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास है और कुछ एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास है। अगर ये ऐसे, ये पहला केस था, ए पार्ट बना है। अब इसके बी पार्ट की बात करूं इस तरह से कि और आगे क्या होने वाला है, कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज, सारा चार्ज सर्किट में आ गया होगा, और इसलिए सर्किट में आई करंट I नोट यानी मैक्सिमम करंट हो गया होगा, मैक्सिमम करंट हो गया होगा। पहले मैंने दो लाइन दिखाई थी, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा लाइंस दिखा देता हूं इस तरह से कि सर्किट में करंट जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम करंट अगर सर्किट में है तो सारी की सारी एनर्जी अब किसके पास है, इंडक्टर के पास है। अब कैपेसिटर ने सारा चार्ज अपना दे दिया है, तो इस ये करंट मैक्सिमम हो गया है सर्किट में, सारा चार्ज सर्किट में आ गया तो करंट मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम एनर्जी हो गई है इंडक्टर की। जो एनर्जी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर थी,
अब वो सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर हो गई है। the energy stored in capacitor is converting in the form of magnetic field lines, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में अब वो स्टोर होने लगी हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर रहे कि सारी की सारी एनर्जी जो थी वो पहले कैपेसिटर के पास थी, सारी की सारी एनर्जी जो थी वो पहले कैपेसिटर के पास थी। लेकिन कैपेसिटर को अगर डिस्चार्ज होने का मौका दिया जाए तो वो चार्ज उसका डिक्रीज होगा और सर्किट क्लोज है, सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव। सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इंडक्टर और वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होने लगी। सारा चार्ज जब कैपेसिटर ने अपने दे दिया होगा, जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया होगा, सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होगी, यानी इंडक्टर के पास सारी एनर्जी आ गई होगी, सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई। सी पार्ट में बात करूं भाई, अब ये करंट सर्किट में मैक्सिमम हो गया था और अब ये डिक्रीज होने लगेगा, अब ये डिक्रीज होने लगेगा। तो जब ये डिक्रीज होने लगेगा तो लेंज लॉ कहता है इंडक्टर अपोज करेगा। पहले इसने इस तरह से इंड्यूस किया था, पहले इसने इस तरह से इंड्यूस किया था कि भाई करंट की डायरेक्शन करंट मैक्सिमम होगा। पहले करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, ये उसे डिक्रीज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था। मैक्सिमम वैल्यू पर करंट पहुंच गया, अपनी कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। ये करंट अब मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होना चाहेगा, लेकिन ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करेगा, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करेगा। तो ये करंट को इंक्रीज करने के लिए अब सेम डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा और इसीलिए ये आई करंट इसी डायरेक्शन में बना रहेगा, इसी डायरेक्शन में बना रहेगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रही है इस तरह से और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रही। तो ये करंट आई जाकर ऐसे कंटिन्यू बना रहेगा, तो यहां पर ले जाकर पॉजिटिव इकट्ठा कर देगा और एक तरफ नेगेटिव, पोलैरिटी बदल जाएगी। कैपेसिटर दोबारा चार्ज होने लगा है लेकिन पोलैरिटी बदल गई। पहले इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव था, कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, कैपेसिटर की एनर्जी घटने लगी, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगी, करंट मैक्सिमम हो गया, इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो गई। करंट के अपोज को रोकने के लिए ये सेल्फ इंडक्शन कर रहा है और इसी डायरेक्शन में करंट को बनाए रखने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट अभी इंड्यूस करेगा इन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। वो करंट फिर कॉन्टिन्यूसली चलेगा तो दूसरी तरफ जाकर चार्ज स्टोर कर देगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव, क्योंकि ये अपोज करा रहा है इसीलिए स्टोर हो रहा है जाकर इस तरह से, क्योंकि ये उस करंट जो मैक्सिमम के बाद दोबारा घटना चाहता है उसे घटने से रोक रहा है ईएमएफ इंड्यूस कर सेल्फ इंडक्शन कर। तो करंट को इसी डायरेक्शन में ये बनाए रखेगा और कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। दोबारा कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास आ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ये फुली चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में कैपेसिटर और सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास आ जाएगी भाई। तो तीसरे पॉइंट में मैंने ये लिखा, तो नाउ द करंट डिक्रीजेस, now the current decreases in magnitude, but the inductor induces EMF in same direction and the capacitor is again charged, but with opposite polarity, तो और इस तरह से opposite polarity में होगा and gets fully charged in a finite time,
इन अ फाइनाइट टाइम। तो थोड़े ही टाइम में ये कैपेसिटर पूरी तरह से दोबारा चार्ज हो जाएगा। मैं यही बना देता हूं इस डायग्राम को भी कि भाई दोबारा से क्या हुआ, सारा चार्ज जाकर दोबारा इस कैपेसिटर पर स्टोर हो गया है। मैंने फिर से 4 चार्जेस दिखाए हैं, देखना भाई आप। और करंट सर्किट में अब फिर से 0 हो गया है, चार्ज फिर से मैक्सिमम हो गया है, सारी एनर्जी फिर से किसके पास आ गई, कैपेसिटर के पास। इंडक्टर की एनर्जी फिर से 0 हो गई। तो ऐसा होने के बाद सारा चार्ज चला गया, सर्किट में करंट 0 हो गया, इसलिए सेल्फ इंडक्शन करना बंद कर दिया। दोबारा चार्ज का मौका मिलेगा, दोबारा चार्ज डिस्चार्ज होगा इस बार, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो इसलिए चौथी बार मैं आपको क्या बताऊं कि भाई अब ये चार्ज दोबारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर जब दोबारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो करंट फिर होगा सर्किट में, मगर इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। एक बार फिर जब कैपेसिटर को आपने डिस्चार्ज होने के लिए अलाउ किया है और ये कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा इस तरह से, तो यहाँ पर अब अभी मैं 4 पॉजिटिव दिखा रहा था, मैं फिर से 2 दिखा देता हूँ। चार्ज कुछ क्यू माना गया, कम हो गया, सर्किट में फिर एक करंट आ गया, इसने फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, मगर अब की बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और अगर ऐसा था तो भाई यहाँ चौथे पॉइंट में लिखूं द कैपेसिटर अगेन discharges and a current flow in opposite direction में इस तरह से दोबारा होगा भाई। तो फिर ये कैपेसिटर भाई दोबारा से लूज करेगा, ये चार्ज फिर इधर आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर दोबारा करेगा भाई। इस तरह से ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज पहले इस पर सारा चार्ज था, चार्ज डिक्रीज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में जाकर फिर से मैक्सिमम हो गया, फिर वहां से वापस आ गया। ठीक इसी तरह से करंट 0 था, करंट मैक्सिमम हुआ, करंट मैग्नीट्यूड में 0 हुआ, करंट ने डायरेक्शन अपोजिट की, करंट फिर 0 हो जाएगा, फिर दोबारा इसी तरह से। तो यहाँ करंट ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर चार्ज कैपेसिटर पर ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। एनर्जी एक बार सारी कैपेसिटर के पास, फिर इसकी घटती है, इसकी बढ़ती है, सारी एनर्जी इसके पास, फिर दोबारा वो एनर्जी इसके पास लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ, फिर दोबारा वो एनर्जी इसके पास, फिर से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, फिर दोबारा कैपेसिटर के पास। अपनी इस तरह से साइकिल में ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, करंट और एनर्जी ऑसिलेट कर रहे हैं। दस द चार्ज Q, चार्ज यहाँ पर Q, करंट यहाँ पर I एंड एनर्जी E oscillates simple harmonically in the LC oscillations with frequency कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में LC इस फ्रीक्वेंसी के साथ सर्किट में चार्ज, सर्किट में करंट और सर्किट में एनर्जी ऑसिलेट कर रही हैं। इस फ्रीक्वेंसी के साथ सर्किट में चार्ज, करंट एंड एनर्जी ऑसिलेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं यहाँ पर कि अगर इस सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है और वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक इंडक्टर प्योर इंडक्टर है। हालांकि वो नहीं पाएगा ऐसा, वो इंडक्टर जिस भी वायर का बनाया गया है, कॉपर, एल्युमिनियम, जिसका भी यूज किया गया, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सर्किट का रेजिस्टेंस होता है हमेशा, हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा इसलिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 8वें चैप्टर में बात करेंगे इस तरह से। एलसी ऑसिलेशंस में क्या हो रहा है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगाया गया है जिसके कारण एनर्जी ऑसिलेट कर रही है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो उसी फॉर्म में उसी फ्रीक्वेंसी की एक वेव प्रोड्यूस होगी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही होगी ना इस सर्किट में, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है मतलब एक तरह से। इसीलिए तो आप टीवी के रिमोट से चैनल चेंज कर पा रहे हैं। आप टीवी के रिमोट्स के आगे देखेंगे एक इंफ्रारेड वेव का एलईडी लगा हुआ है, तो वो हम जब चैनल प्रेस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो जाकर चैनल को चेंज करने का काम कर रही है इस तरह से। और भाई मैंने माना अभी थ्योरेटिकली कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, एक प्योर इंडक्टर और एक प्योर कैपेसिटर लगा हुआ था, सर्किट का अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो भाई मैं आपको बता दूं तो एलसी ऑसिलेशंस हो रहे हैं। और एलसी ऑसिलेशंस का मतलब एनर्जी इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी टाइम के साथ इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। एनर्जी एक बार मैक्सिमम है इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, एक बार फिर मैक्सिमम कैपेसिटर पर एनर्जी जो थी वो कैपेसिटर पर एनर्जी स्टार्टिंग में मैक्सिमम थी, फिर वो घटकर जीरो हो जाएगी, फिर वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ स्टोर हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा सेम पोलैरिटी पर आ जाएगी। भाई इस तरह से अगर आपको याद दिलाऊं कि भाई अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो इस तरह के अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे, इस तरह के अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। हालांकि रेजिस्टेंस होता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर भाई थ्योरेटिकली ही पूछा जाएगा आपसे एलसी ऑसिलेशंस के बारे में। एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वही है जो एलसीआर में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती थी, F = 1/2 पाई अंडर रूट में LC। जिस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और जिस फ्रीक्वेंसी से करंट ऑसिलेट कर रहा है, वो तीनों फ्रीक्वेंसी सेम है और वो 1/2 पाई अंडर रूट LC है। और मैं थ्योरेटिकली बात करूं कि कोई रेजिस्टेंस इस सर्किट का नहीं था, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं था। एक बार एनर्जी कैपेसिटर के पास, एक बार सारी फिर इंडक्टर के पास, फिर कैपेसिटर, इस तरह से डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। ये मैं सोच रही कैसे बनाया, ऐसे सोचिए कैपेसिटर की एनर्जी की बात बता रहा हूं कि कैपेसिटर पर एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रही है। कैपेसिटर पर एनर्जी मैक्सिमम थी टाइम 0 पर, फिर कुछ टाइम बाद उसकी एनर्जी 0 हुई, फिर वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ दोबारा इस पर मैक्सिमम होगी, फिर दोबारा 0 हो जाएगी, फिर दोबारा सेम पोलैरिटी के साथ मैक्सिमम, बस एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। ऐसे ही इंडक्टर पर एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी सर्किट की कांस्टेंट है। कुछ एनर्जी किसके पास, कैपेसिटर के पास, कुछ एनर्जी किसके पास, इंडक्टर के पास, दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, मैं प्रूव भी कर दूंगा इस बात को। तो ये एलसी ऑसिलेशंस की बात थी कि एलसी ऑसिलेशंस इस तरह से होते हैं और ये थ्योरेटिकली ही हमें बताना होता है कि कैसे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। हम मैथमेटिकली इसे प्रूव कर सकते हैं, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, मैं इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं। तो मैथमेटिकली मैं करके दिखा रहा हूं आपको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ LC ऑसिलेशंस। तो ये जो LC ऑसिलेशंस हो रहे हैं, मैं मैथमेटिकली भी इसे प्रूव कर सकता हूं। और मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे हम इसको देखिएगा। एक सर्किट कंसीडर करी जिसमें एक इंडक्टर है और एक उसमें कैपेसिटर भी है। तो एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है इस तरह से, और भाई सारा का सारा चार्ज शुरुआत में किसके पास, कैपेसिटर के पास है। सारा का सारा चार्ज स्टार्टिंग में किसके पास, कैपेसिटर की प्लेट्स पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था। यानी एट टी टाइम जब कितना है 0, स्टार्टिंग की बात करूं, कैपेसिटर पर Q चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q0 मैक्सिमम चार्ज है इसके पास,
और सर्किट में आई करंट इस वक्त कितना है 0। अभी डिस्चार्जिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, मतलब टाइम 0 पर सर्किट को जैसे ही क्लोज करूंगा, की लगा लीजिए, एक की लगा देता हूं इस तरह से, तो इस की को जैसे ही क्लोज करोगे वैसे ही सर्किट में चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सर्किट में करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो टाइम 0 की बात करूं, सारा चार्ज कैपेसिटर के पास था, कोई सर्किट में करंट नहीं था, टाइम 0 पर चार्ज मैक्सिमम है कैपेसिटर के पास और सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है 0 है। अब किसी एट एनी इंस्टेंट टी करंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एट एनी इंस्टेंट टी करंट सर्किट में फ्लो करेगा, तो किसी टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भाई सर्किट में करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो di/dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो ये इंडक्टर चेंजिंग करंट फ्लो होने पे अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा -L di/dt। ये फॉर्मूला कहां से आया, छठे चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन से आया। सेल्फ इंडक्शन करेगा ये अपने अंदर, तो -L di/dt इतना अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और किसी t टाइम पर अगर कैपेसिटर पर चार्ज q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर किसी t टाइम पर किसका, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज इस पर q है और कैपेसिटेंस इसका c है। स्टार्टिंग में सारा चार्ज कैपेसिटर के पास था, q नॉट चार्ज था, कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज था। वो चार्ज सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सर्किट में कुछ करंट होगा। सर्किट में करंट की वैल्यू अगर I है, तो करंट I अगर चेंज हो रहा है तो इतना ईएमएफ ये अपने अंदर इंड्यूस करेगा। और इसका चार्ज कुछ Q है इसके पास इस वक्त t टाइम पर, क्योंकि कुछ चार्ज तो सर्किट में चला गया, तो इस पर कुछ Q अमाउंट ऑफ अगर चार्ज है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, Q/C होगा। किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए भाई इसके अंदर, आप किरचॉफ्स लॉ इसके अंदर लगा दीजिए। मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि भाई मैं इस सर्किट में अगर किरचॉफ्स लॉ लगा दूं, तो बाय किरचॉफ्स लॉ अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगा दूं यहां पर, तो भाई इसके अंदर कितना इंड्यूस हुआ, -L di/dt इंड्यूस हुआ, इतना ईएमएफ है यहां, और इसका पोटेंशियल है Q/C, और भाई और कुछ सर्किट में लगा नहीं है बैटरी वगैरह, इज इक्वल टू 0 के इक्वल टू किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंगली। और अगर ऐसा था इस वक्त भाई, तो अब आप ये देखिए कि सर्किट में I करंट क्या लिखा जा सकता है भाई, सर्किट में I करंट को लिखा जा सकता है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब जिस रेट से फ्लो हो रहा है उसी रेट से इस पे से घट रहा होगा चार्ज में। तो डिस्चार्जिंग के वक्त चार्ज घट रहा है, इसलिए ये रेट ऑफ चेंज मैंने माइनस का लिया। आई सर्किट में करंट की क्या वैल्यू होगी, चार्ज का डिफरेंशिएशन होता है भाई, I = dq/dt, माइनस साइन बिकॉज चार्ज इस वक्त डिस्चार्जिंग के वक्त घट रहा है इसका। ये वैल्यू यहां पुट करने पर आप यहां पुट करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को तो प्लस कर देगा, और भाई d/dt था पहले से ही, और I की वैल्यू ये रखूंगा तो d²q/dt² भाई, दो बार डिफरेंशिएशन चार्ज का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर करंट आया, फिर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात कर रहा हूं तो d²q/dt² हो गया, और प्लस q/c और इज इक्वल टू 0, और भाई प्लस q/c इज इक्वल टू यहां पर 0 लिखा जा सकता है। और भाई इस पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड करूं तो d²q/dt², यहां L से L कट जाएगा, प्लस यहां 1/LC हो जाएगा, ऊपर तो चार्ज था ही भाई, नीचे L आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, और भाई इसके बाद d²q/dt² प्लस ये LC तो आपको पता है ω² लिखा जा सकता है, क्योंकि ω बराबर होता है 1/√LC के, तो आप लिख सकते हैं कि ω इनका स्क्वायर है ये, और Q अपने यहां पर था और इज इक्वल टू 0,
और ध्यान से देखिए भाई, आप इसको 11वीं क्लास में आप इस तरह की इक्वेशन पढ़कर आए हैं। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब जो चार्ज Q है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ऑसिलेट कर रहा है। तो चार्ज की क्या इक्वेशन होगी, कैसे लिखा जा सकता है? इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन लिखा जाए। अगर इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन लिखा जाए तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होगा कि चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू A cos ओमेगा t और प्लस B sin ओमेगा t। लिखिए A और B यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, A एंड B आर कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर कुछ, और कैसे कांस्टेंट होंगे अभी इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई ध्यान से सुनिएगा, मैंने किरचॉफ्स लॉ लगाकर एक इक्वेशन ले आया मैं। ये इक्वेशन ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल फॉर्म है। कहने का मतलब इस तरह से चार्ज ओसिलेट कर रहा है इस सर्किट में, ये प्रूव होता है इस इक्वेशन से। आपने ऑसिलेशन चैप्टर्स में पढ़ा है खूब वहां पर। और दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिकली ओसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं चार्ज के। और कैसे होंगे ये किस तरह से प्रूव कर दिखाऊं कि भाई ये प्रूव हो गया कि ये ऑसिलेट कर रहा है। और कैसी इक्वेशन होगी, इक्वेशन कैसे लिखूं? तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ऐसे लिखा जाता है A cos ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t। इसमें कंडीशंस A और B की वैल्यू जाननी है मुझे, कंडीशंस पुट करते हैं भाई। कंडीशंस ये हैं कि एट t जब टाइम 0 था तब चार्ज की वैल्यू Q0 थी, जब टाइम 0 था तब चार्ज की वैल्यू Q0 थी। तो भाई इस Q की जगह Q0 पुट करिए और A t की जगह 0 पुट करूंगा तो भाई ये cos 0 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर टाइम 0 पुट करूंगा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री पर तो 0 ही हो जाता है, लेकिन cos 0 डिग्री पर 1 होता है। A की वैल्यू, ये पूरी टर्म 0 हो गई और A की वैल्यू Q0 के इक्वल आ गई। A की वैल्यू पता चल गई, A Q0 लिखा जा सकता है। अब B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? सर्किट में I करंट होता है dq बाई dt। सर्किट में I करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q का डिफरेंशिएशन करिए यहाँ पर। जब आप इस Q का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रही है तो मैं माइनस साइन लगा देता हूं भाई। इसका डिफरेंशिएशन करिए इस Q का, A कांस्टेंट बाहर आएगा। cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा t होता है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ये साइन ये रहने दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम चल जाएगा। A बाहर रखा, cos का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा t और ओमेगा आगे आएगा भाई। प्लस का b है, sin का माफ करिएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और प्लस b यहाँ कांस्टेंट है। उसके बाद sin का डिफरेंशिएशन आएगा cos, sin का डिफरेंशिएशन आएगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t और ओमेगा अलग से आएगा इस तरह से। और भाई और ये I करंट का एक्सप्रेशन आया माइनस A sin ओमेगा t और प्लस B cos ओमेगा t। दोनों में से ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया बाहर में, दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लिया तो माइनस A sin ओमेगा t प्लस B cos ओमेगा t बना एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो I करंट भी क्या था? 0 था। ये कंडीशन लगा दीजिए भाई। स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर फुली चार्ज था, सर्किट में कोई करंट नहीं था और I करंट की वैल्यू 0 रखूं यहाँ पर, माइनस का A भाई, यहाँ t 0 होगा, साइन 0 डिग्री बन जाएगा, प्लस का B होगा और यहाँ पर cos की वैल्यू यहाँ पर t 0 पुट करने पर यहाँ cos की वैल्यू कितनी बनेगी? 0 डिग्री
बनेगी और बाहर ओमेगा था। ओमेगा को 0 पर भेजकर खत्म करिए, साइन 0 पर 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये b cos 0 पे 1 b बराबर 0 आता है यहाँ से, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, ये cos 0 पे 1 और b की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। a और b की वैल्यू पता चल गई, ले जाकर इस इक्वेशन में पुट करिए, q इज इक्वल टू a की वैल्यू q नॉट आई है और भाई cos ओमेगा t था यहाँ पर और भाई प्लस b sin ओमेगा t में b की वैल्यू 0 आई है, वो 0 हो गया। दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन और दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t लिखा जा सकता है। जैसे मैं करंट को I इज इक्वल टू साइन I नॉट साइन ओमेगा t लिखता हूँ, अल्टरनेट EMF को E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t लिखता हूँ, ऐसे मैं चार्ज को Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t लिख रहा हूँ। मतलब चार्ज इस LC सर्किट में ऑसिलेट कर रहा है, LC चार्ज के ऑसिलेशंस हो रहे हैं, हेंस इसका डिफरेंशिएशन करूं तो करंट के भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं और एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है इस तरह से। तो ये बात प्रूव होती है यहाँ पर कि सर्किट में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, LC ऑसिलेशंस हो रहे हैं इस LC सर्किट के अंदर में। तो LC सर्किट में आपसे LC सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, जो मैंने इससे पहले कराया, सर्किट बनाइए, बताइए पहले कैपेसिटर फुली चार्ज, फिर डिस्चार्ज होगा, सर्किट में करंट होगा, इंडक्टर के पास एनर्जी आएगी और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मान लो थ्योरेटिकली कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो एनर्जी ऑसिलेट कर रही थी। और ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि देखिए चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। और अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं मान लूं कि सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी पहले सारी की सारी कैपेसिटर के पास थी, इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी। किसी पर्टिकुलर टाइम पर कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, कुछ इंडक्टर के पास होगी, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर हम क्या जानना चाहते हैं, हम कंजर्वेशन जानना चाहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन LC ऑसिलेशंस। तो LC ऑसिलेशंस में एनर्जी का कंजर्वेशन प्रूव करना है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो भाई पहले इनिशियल एनर्जी क्या थी भाई, पहले इनिशियल एनर्जी कितनी थी भाई, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू बराबर भाई कैपेसिटर के पास एनर्जी थी हाफ Q नॉट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई C। इतनी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी, सारा चार्ज कैपेसिटर के पास था। कैपेसिटर पर टाइम 0 पर, टाइम एट t इज इक्वल टू 0 लिखेगा, एट t इज इक्वल टू 0 पर सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C थी, सारी एनर्जी कैपेसिटर पर स्टोर थी। और प्लस इंडक्टर की एनर्जी की बात करूं, फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर होता है, बट सर्किट में कोई करंट नहीं है इसलिए इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी स्टार्टिंग में और सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1 में, सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी, इतनी एनर्जी टोटल एनर्जी है भाई। अब इसमें से कुछ करंट फ्लो होने लगेगा तो कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास जाएगी, कुछ कैपेसिटर के पास होगी। कैपेसिटर की एनर्जी घटेगी, इंडक्टर की बढ़ेगी। कैपेसिटर की घट के 0 हो जाएगी, इंडक्टर की मैक्सिमम हो जाएगी। दोबारा चार्ज इस पर अपोजिट पोलैरिटी में आएगा, कैपेसिटर की एनर्जी फिर इंक्रीज होगी, इंडक्टर की घटेगी। एनर्जी इन दोनों की इंक्रीज डिक्रीज हो रही है लेकिन टोटल कांस्टेंट रहेगी, ये प्रूव करना है हमें। तो ऐसे प्रूव करने के लिए एट एनी इंस्टेंट भाई, एट एनी इंस्टेंट t, किसी t टाइम की बात करूं तो एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ Q स्क्वायर बाई C। भाई अब Q चार्ज है कुछ कैपेसिटर पर, स्टार्टिंग में Q नॉट था तो Q नॉट का स्क्वायर था यहाँ पर, तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C एनर्जी कैपेसिटर के पास स्टोर्ड थी। लेकिन अब चार्ज चेंज हो गया कैपेसिटर का तो कुछ Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ Q स्क्वायर बाई C एनर्जी कैपेसिटर के पास है, प्लस हाफ L I स्क्वायर एनर्जी इंडक्टर के पास भी है।
क्योंकि अब सर्किट में कुछ आई करंट है। ये डेरिवेशन हमने किया था पिछले लेक्चर में कि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं, दोनों कोई एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं प्योर। भाई सर्किट में जो चार्ज की वैल्यू है वो तो Q नॉट कोस ओमेगा टी लिखी जा सकती है। किसी टी टाइम पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, किसी टी टाइम पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q नॉट कोस ओमेगा टी होगी। सर्किट में कितना चार्ज कैपेसिटर पर है वो Q नॉट कोस ओमेगा टी होगा, इसका स्क्वायर और डिवाइड में 2c प्लस हाफ और L कांस्टेंट है। और उसी टाइम पर सर्किट में करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt लिखा जाएगा। सर्किट में अगर Q चार्ज की वैल्यू Q नॉट कोस ओमेगा टी है तो Q नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी होगा, तो इतना सर्किट के अंदर करंट होगा भाई। तो करंट उसी वक्त, जिस वक्त सर्किट में Q की वैल्यू Q नॉट कोस ओमेगा टी है, उस वक्त सर्किट में चार्ज की वैल्यू माइनस Q नॉट साइन ओमेगा टी है। इस तरह से तो साइन ओमेगा टी है इस तरह से, अगर तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन आता है, जो इसे प्लस कर देगा, प्लस का साइन हो गया इस तरह से। यानी I की वैल्यू Q नॉट साइन ओमेगा, और ओमेगा भी आगे आएगा भाई, कुछ चीजें रह गई हैं बाय मिस्टेक। देखिएगा जब आपने माना कि सर्किट में चार्ज की वैल्यू Q नॉट कोस ओमेगा टी है किसी टी टाइम पर, तो उस वक्त सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, वो डिफरेंशिएशन करने से आएगा चार्ज का, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है। तो Q नॉट कांस्टेंट बाहर आएगा और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन से प्लस कर देगा, साइन ओमेगा टी, और भाई आगे एक ओमेगा आएगा, डिफरेंशिएशन में ओमेगा भी आएगा। और ये अगर होगा तो भाई चार्ज की करंट की वैल्यू ओमेगा Q नॉट साइन ओमेगा टी लिखी जा सकेगी यहां पर करंट की वैल्यू, और फिर इसका स्क्वायर भी था इस तरह से। तो किसी टी टाइम इनिशियली एनर्जी सारी कैपेसिटर के पास थी, कोई सर्किट में करंट नहीं था, तो इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी। लेकिन फिर चार्ज सर्किट में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो कुछ करंट होगा सर्किट में, कुछ एनर्जी इंडक्टर पर, कुछ कैपेसिटर पर। कैपेसिटर पर टी टाइम पर एनर्जी Q स्क्वायर बाई सी 2c, कुछ Q चार्ज है, और इंडक्टर पर हाफ L I स्क्वायर, क्योंकि I करंट है सर्किट में। चार्ज किसी टी टाइम पर कितना होगा ये क्वेश्चन बता सकती है, क्योंकि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू किसी टी टाइम पर कितनी होगी, Q नॉट cos ओमेगा टी। I करंट कितना होगा सर्किट में, चार्ज का डिफरेंशिएशन कर करंट की वैल्यू रख दी गई। भाई दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया जाए, या पहले मैं ऐसे कर देता हूं, Q नॉट का स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, कोस का भी स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, और डिवाइड में 2c तो था ही भाई यहाँ पर, प्लस यहाँ भी आप स्क्वायरिंग करिए, हाफ और ये L ओमेगा का स्क्वायर होगा, Q नॉट का स्क्वायर होगा, साइन ओमेगा टी का भी स्क्वायर होगा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। तो स्क्वायर करने के बाद ये बचेगा भाई आपके पास, स्क्वायर करने के बाद इतना बचेगा आपके पास। और अब एनर्जी किसी टाइम पर कितनी होगी, Q नॉट का स्क्वायर बाई 2c और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस भाई ओमेगा तो 1/√LC होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर को 1/LC लिखा जा सकता है। यहाँ ये L पहले से ही है, इस ओमेगा को 1/LC लिखा जा सकता है। Q नॉट का स्क्वायर पहले से ही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पहले से ही है। मैं लिख देता हूँ कि मैंने ओमेगा स्क्वायर को 1/LC लिखा है भाई, आपको पता है सीरीज LCR सर्किट में भी आया था। अगर ऐसा है तो एक L से एक L कैंसिल हो गए यहाँ पर भाई, यहाँ से हाफ कॉमन दोनों में से, C कैपेसिटेंस दोनों में से कॉमन, ऊपर Q नॉट का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन, और ब्रैकेट में कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आता है। 10वीं क्लास की आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कहा जा सकता है। अगर इसे 1 कहा जा सकता है इस तरह से, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी ही तो बचती है भाई इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा ये एनर्जी क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2CI है और ये तो इनिशियल एनर्जी के इक्वल है। पहले भी इनिशियल एनर्जी इतनी ही तो थी, सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी, इतनी एनर्जी थी। बाद में कुछ इंडक्टर पर चली जाती है, कुछ कैपेसिटर पर होती है, लेकिन टोटल एनर्जी किसी भी टाइम पर मैंने फाइंड आउट करके देखी वो कांस्टेंट है। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है, लग रहा है, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। तो गाइस इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया। एसी जनरेटर इस चैप्टर में है, मैं छठे चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूं भाई कि रोटेट कर कर फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर आपने सिलेंड्रिकल रिंग्स यूज किए हैं तो एसी अल्टरनेट करंट जनरेट होगा। अगर आपने स्प्लिट रिंग्स का यूज किया तो डीसी जनरेट हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा। इस तरह से ये बात हम जान चुके हैं पहले से ही भाई। तो गाइस चैप्टर नंबर 7 को आज के लेक्चर के साथ मैं समाप्त करता हूं। अपकमिंग संडे को चैप्टर का टेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया तरह से आप टेस्ट देंगे। 50 मार्क्स का टेस्ट अभी आपने 6th चैप्टर का 7 चैप्टर के कुछ पार्ट का दिया था, जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चेकिंग हो रही है, जल्द ही आपको सारे मिल जाएंगे। और इस आने वाले संडे को हो सकता है इस पूरे चैप्टर का टेस्ट रहे या जितना लास्ट टाइम लिया था उससे आगे वाले पोर्शन का रहेगा, बढ़िया टेस्ट रहेगा ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर और एलसी ऑसिलेशंस के साथ और पावर लॉस के साथ, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड एलसीआर सर्किट्स। तो गाइस बढ़िया तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको पिछले 10 इयर्स के प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आज होमवर्क में मिलेंगे आपको, और खूब प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। और अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कल वेडनेसडे को उसका पहला लेक्चर, और बहुत छोटा चैप्टर है वो, 2 या 3 लेक्चर्स में उस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा। और फिर रे ऑप्टिक्स के ऑलरेडी आ रहे हैं लेक्चर्स, आपको पता है, और हम एक रिदम में उन्हें और आगे लेकर चलेंगे। थैंक्स गाइस।